अगर आप चाहते हैं कि आप जब टेंडर डालते हैं तो उस समय आपका कम से कम खर्चा हो। देखिए, सबसे पहले कोई भी पर्सन जब टेंडर लेना चाहता है, जब आप काम लेना चाहता है, तो उस समय वो चाहता है कि उसका कम से कम खर्चा हो। क्योंकि जब काम मिलेगा तब अगर ज़्यादा खर्चा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एटलीस्ट ये तो रहता है कि मेरे को काम मिल गया। और जब काम ही नहीं मिला, उससे पहले अगर वो ज़्यादा खर्चा कर देता है तो उसको दुख रहता है कि काश मेरे को अगर ये काम मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर काम नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि हर कोई पर्सन जो अपना बिजनेस करता है और उस समय चाहता है कम से कम मैं इन्वेस्टमेंट करूं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मैं ले सकूं। और जैसे आगे रिटर्न मिलता है तो उस समय खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर, मैं जब टेंडर में पार्टिसिपेट करूंगा तो उसमें कुछ ऐसा तरीका बताइए कि मेरा कम से कम खर्चा हो, जिसमें कि मेरे को शायद वो फी ना देनी पड़े, है ना, और वो कैसे कम होगी, क्या तरीका है। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपका सबसे जो अच्छा जो तरीका है, कौन सा तरीका है, उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो शायद आपका खर्चा बहुत कम होगा। और ये हर कोई चाहता है कि मेरा सबसे कम खर्चा हो। तो मैं वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, आप आगे तक बने रहिए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं। जब आप अपना बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में क्या होता है, देखिए कि अ, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट चाहे आप मैनुअली लें, चाहे आप ऑनलाइन लें। मैनुअली तो वो होता है कि जस्ट लाइक आप एक कहीं पे अपनी कोटेशन देते हैं, और कोटेशन में क्या है कि हो सकता है कि वो आपसे कुछ सिक्योरिटी मांगे। क्योंकि जब आप कोटेशन देते हैं तो कोटेशन के टाइम पे कोई बेसिक फ़ी रख सकते हैं वो, कि हमारे को इतना बेसिक फ़ी चाहिए, और हो सकता है कि ना भी रखें। लेकिन ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो कोटेशन हो, चाहे वो फाइनल जो आपको वर्क जो अलॉटमेंट की बात हो, उसमें कोई सिक्योरिटी ये लेते हैं। अब मैं बात करूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, तो जो गवर्नमेंट में जो टेंडर लगते हैं वहां तो डेफिनेटली आपसे कुछ फ़ी ली जाती है। इसमें फ़ी शामिल होती है, एक तो टेंडर फ़ी होती है, दूसरी होती है उस पोर्टल की सर्विस फ़ी। जो आप पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, उस वेबसाइट की एक सर्विस फीस होती है। थर्ड वन इज होती है कि उसकी ईएमडी, अर्नेस्ट मनी बोलते हैं इसको, ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। देखिए, अब इसमें हम बात करें तो जो टेंडर फीस है वो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। दूसरा, ई सर्विस फीस की बात करें, जो उस पोर्टल की फीस होती है वो भी नॉन रिफंडेबल होती है। क्यों? क्योंकि जो सर्विस फीस होती है उस सर्विस प्रोवाइडर को जाती है जो इस पोर्टल को आपके लिए उपलब्ध करा रहा है। चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, वो एक गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है। टेंडर कॉस्ट जो होती है वो डिपार्टमेंट जो पब्लिश करता है टेंडर, उसके अकाउंट में जाती है। जैसे कि आप पहले भी ऑलरेडी काम कर चुके हैं तो आपको पता होगा, कहीं भी हम जाते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म मिलता है हमें, और फॉर्म को हमें फिलअप करना होता है, और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसे हम ब्राउचर बोलते हैं। उस ब्राउचर को हम पढ़ते हैं, उसमें सब कुछ गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे अपना जो प्रपोजल है उसको सबमिट करते हैं। तो वो जो ब्राउचर है उसकी कोई कॉस्ट होती है वो डिफाइन करते हैं, कुछ भी कॉस्ट हो सकती है। सेम हियर, यहाँ पे जो टेंडर कॉस्ट हम बोलते हैं वो डिफाइन रहती है। तो वो कॉस्ट, टेंडर कॉस्ट और ई सर्विस फीस कॉस्ट, ये तो देनी होती है आपको। मे भी हो सकता है कि वो टेंडर कॉस्ट आपको एग्जेम्प्ट कर दें, लेकिन ई सर्विस फीस जो होती है पोर्टल की वो तो आपको जरूर देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं ईएमडी की। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है, ये क्या है कि जो भी वर्क होता है उस वर्क के अगेंस्ट आपसे कुछ सिक्योरिटी लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि वहां पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आ सकें। कोई जो
एक कहते हैं ना कि अनवांटेड बिडर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ना आ सकें, कोई भी ना आ सके, जो इंटरेस्टेड हैं, जो एलिजिबल हैं वही आ सकें। तो उसके लिए देखिए, अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे अगर वो डिपार्टमेंट फीस नहीं रखेगा कुछ भी, तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि वो सोचेगा कि ज़्यादा पैसे तो मेरे को देने नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1,000-500 रुपये अगर खर्च हो भी जाते हैं टेंडर कॉस्ट ई सर्विस फीस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अर्नेस्ट मनी होती है, EMD होती है, वो अमाउंट ज़्यादा होता है। जनरली जो अमाउंट होता है वो 2% भी हो सकता है, और हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो एक एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 2% एस्टिमेटेड कॉस्ट का 2% जनरली लेते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग हो सकती हैं कि कोई सोसाइटीज के टेंडर लगाते हैं, है ना, तो सोसाइटी में क्या होता है 1% होती है। और हो सकता है कि जो EMD है वो थोड़ा इंक्रीज टाइम टू टाइम, जो भी गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर या नोटिफिकेशंस आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो EMD होती है वो ज़्यादा बन जाती है। किसी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट का अगर 2% ले लीजिए तो वो भी काफ़ी अमाउंट हो जाता है। तो उसमें क्या है कि जो भी बिडर है, जो टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाला है, वो सोचता है कई बार कि मैं इस टेंडर को डालूं या ना डालूं। क्या मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, बीइंग एक मैं वेंडर मैं भी हूँ, क्योंकि मैं अपने जो डिजिटल सिग्नेचर हैं, है ना, उनके लिए, या फिर और भी मेरी सर्विसेज हैं उनके लिए मैं कहीं टेंडर में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मेरे को कम से कम खर्चा करना पड़े, क्योंकि पहले तो ये है कि अब मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। पहले से मैं ज़्यादा खर्चा कर दूंगा, पता चले ना मिले तो मेरा लॉस है। तो मैं ये देखता हूँ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा कौन सा क्लॉज है, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरे को इसमें कम से कम खर्चा करके और मैं इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर दूं। तो यहाँ पे अब ये बात आती है, तो अब मैं देखता हूँ EMD क्या मेरी एग्जेम्प्ट हो सकती है, क्या EMD में मेरे को छूट मिल सकती है। तो यहाँ पे EMD एग्जेम्पशन ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि EMD में अगर मेरे को एग्जेम्पशन मिल जाता है, अगर छूट मिल जाती है तो किसी कारण से, तो मेरा काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है, मेरा वो खर्चा कम हो जाता है। हालांकि वो EMD आपकी वापस आ जाती है जब टेंडर आपका सक्सेस नहीं होता है, मीन्स के वो किसी अदर पार्टी को चला जाता है, तो EMD आपकी वापस आ जाएगी आपके अकाउंट में। लेकिन वो आती है काफ़ी टाइम के बाद, जब तक वर्क ऑर्डर नहीं मिल जाता सक्सेसफुल बिल्डर को, तब तक EMD उनके पास रहती है, वो नहीं आती। तो आप क्या करते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, तो आपके जेब से तो गया, अब वो कब आएगा वो हमें नहीं पता। तो हम क्या सोचते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हमें पहले ही EMD ना देनी पड़े, हमारा पहला खर्चा कम। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि एक सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया चलता है, जिसका नाम है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये MSME का एक सर्टिफिकेट होता है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रलाइज होता है, वो उसकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट से ही बनता है, वहां से इसको बना के और हम टेंडर में लगा देते हैं, तो उससे हमारी EMD में एग्जेम्पशन मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टेंडर है, उसमें उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, वो अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब हमें देखना पड़ता है। ऐसा हम 100% ये कहें कि हर जगह उसका हमें एडवांटेज मिल सकता है नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली ज़्यादातर उसका हमें एडवांटेज मिलता है। तो MSME एक तो हो गया। दूसरा, हमें EMD में एग्जेम्पशन का एक और तरीका होता है कि स्टार्टअप से, अगर हमारी कंपनी कोई स्टार्टअप कर रही है तो स्टार्टअप को भी छूट मिलती है, एग्जेम्पशन होता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंस्ट्रक्शंस है, ये रूल है, स्टार्टअप को छूट मिलेगी। एंड अनदर वन सम SSIs, है ना, ये कुछ सर्टिफिकेट भी होते हैं, NSI, SSI,
इस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, तो उस सर्टिफिकेट को भी इसमें एग्जाम्पशन मिलती है। अब नेक्स्ट आती है बात कि एक होता है इसमें सोसाइटी। तो देखिए, जो सिविल वर्क्स के काम करते हैं, जनरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू काम करते हैं, उन सोसाइटीज को भी एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन उसमें मिलता है कितना, उनका 1% इसमें EMD जाती है। तो उस पर काफ़ी रिलैक्सेशन होता है, उनको भी काफ़ी फायदा होता है, कम से कम थोड़ा अमाउंट तो कम हुआ। तो उस तरह से यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है। तो अगर हमारी EMD में हमें छूट मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत आराम रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, जैसे आजकल हरियाणा में अगर जो टेंडर डालते हैं उसके लिए मैं बता दूँ, एक HEW पोर्टल होता है जिसे हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बोलते हैं। उस HEW पोर्टल पर रजिस्टर कर लेते हैं और वहाँ पे जो आपका पहले कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, कुछ काम किया हुआ है, तो उसके बेसिस पर वहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। वहाँ पे आपको EMD नहीं देनी पड़ती, वन टाइम फीस होती है। वो वन टाइम फी अलग अलग स्लैब के अकॉर्डिंग होती है। उस वन टाइम फी को आप डिपॉजिट करते हैं, देन उसके बाद आप उस सर्टिफिकेट को लगाते रहिए अप टू 5 ईयर्स तक, और उसके बेसिस पे आपको केवल सर्विस फीस और टेंडर फीस देनी होती है, आप टेंडर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी EMD को बचा सकते हैं, आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप शुरू कर रहे हैं तो खासकर ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका कम से कम खर्चा हो। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ और डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरी हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उन पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तो एक वीडियो बना देंगे। और आपको अगर MSME बनवाना है, कैसे बनता है, क्या है, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स कीजिए, हम एक वीडियो बना देंगे। और आप चाहते हैं कि आप हमसे हमारी कंसल्टिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहते हैं, चाहे वो MSME सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या फिर HEW पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, और आप इस तरह की हमारे से सर्विस लेना चाहते हैं, वो भी हम अवेलेबल कराते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। अपने नियर एंड डियर जो भी आपके नोन है या फिर जिनको नीड है, जो चाहते हैं कि बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो मैं क्या करूं, जानकारी अगर आप जुटा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस वीडियो से जान पाएंगे कि किस तरह से आप अपना फ़ायदा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आगे और भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए बस मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।